आतिश अपने घर में कैद था। इस वक्त उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वे घर, जिसे उसने बहुत प्यार से बनाया था, अब उसके लिए दुश्मन बन गया है। उसे यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता मिल भी नहीं रहा था। उसने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें नाकामयाब रहीं। वो एकदम हताश हो गया और दरवाजे के पास खड़ा था। तभी उसके कानों में किसी के गुस्से भरे चिल्लाने की आवाज आई। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी, मिस्टर फायरक्रैकर। आतिश की आंखें एकदम बड़ी हो गईं और वो पलट कर देखता है। इस वक्त उसके सामने इश्की खड़ी थी और इश्की के हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि वो आतिश का खून करने के लिए सच में आगे बढ़ रही है। आतिश की आंखें तरस से फैल गईं। उसने जल्दी से कहा, ए छिपकली, पागल हो गई है क्या? कुल्हाड़ी लेकर मेरे पीछे क्यों भाग रही है? इससे मर जाऊंगा मैं। लेकिन इश्की गुस्से में कुल्हाड़ी हवा में उठाते हुए आतिश की तरफ कदम बढ़ाती है। उसका पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और आंखें इतनी भयंकर लग रही थी कि समझ ही नहीं आ रहा था लड़की से शादी करने की सोची। एक बात याद रखिए, अगर आप मेरे नहीं हुए तो मैं आपको किसी का नहीं होने दूंगी। उसकी कुल्हाड़ी देखकर आतिश ने बोला, मेरी बात सुनो। देखो, जब तक तू मेरी बात नहीं सुनेगा तब तक तुम कुछ समझ भी नहीं पाओगे और अपने पागलपन में तुम मुझे चोट पहुंचा दोगे, फिर सारी जिंदगी पछताओगे। मैं सच कह रही हूं। कुल्हाड़ी नीचे रखो और मेरी बात सुनो। पर इश्की ने कुल्हाड़ी नीचे नहीं रखी। वो किसी पागल साइको की तरह आतिश की तरफ लपकी और कहती है, अब बात नहीं होगी, फैसला होगा। मैंने आप की हर बात और हर पागलपन बर्दाश्त किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन अपने मेरे प्यार की बेइज्जती की। इसलिए अब मैं अपने प्यार का बदला लूंगी। और इसी के साथ इश्की ने कुल्हाड़ी को आतिश की तरफ चलाया, जिससे एक झटके से आतिश चौंक कर जाग उठा। अगले ही पल उसकी आंख खुल गई। वो घबरा गया था। उसके चेहरे पर पसीना था। उसे देखकर उसकी साथ वाली सीट पर बैठी आयशा ने हैरानी से उसे देखा। उसने जल्दी से आतिश का कंधा पकड़ा और उसे थपथपाते हुए संभाला। आतिश जोर से सांस ले रहा था। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। जब उसने चेहरा उठाकर देखा तो वो इस वक्त फ्लाइट के बिजनेस क्लास में अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था और आयशा उसके साथ थी। आतिश को इतना घबराया देखकर आयशा ने जल्दी से पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। आतिश ने तुरंत पानी पिया और खुद को शांत करने की कोशिश की। आयशा ने इशारों में पूछा, क्या हुआ? आप इतना डर क्यों गए? इतना पसीना क्यों आ रहा है? आतिश ने अपना रूमाल निकालकर पसीना पोंछते हुए कहा, भविष्य देख लिया है। आयशा को कुछ समझ नहीं आया। उसने साइन लैंग्वेज में पूछा, भविष्य देख लिया है का क्या मतलब है? आतिश गहरी गहरी सांस लेने लगा और खुद को शांत करते हुए आयशा से कहा, तुम्हें क्या लगता है दिल्ली पहुंचने के बाद सब हमारा स्वागत फूल बरसाकर करेंगे, नहीं जूते पड़ेंगे वहां? क्योंकि वो पागल लड़की जिस तरफ है, मेरा पूरा खानदान उसी तरफ है। आयशा पहले तो हैरानी से उसे देखती है और फिर मुस्कुरा देती है। वो साइन लैंग्वेज में मुस्कुराते हुए कहती है, तो आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? आप सबको बता दीजिए कि हमारा रिश्ता वैसा नहीं है
जैसा वो लोग सोच रहे हैं। ये सब बस कुछ वक्त का नाटक है। ऐसे में आपका और उस लड़की का रिश्ता भी बरकरार रहेगा। आतिश एकदम आयशा की तरफ देखता है और अपनी आंखें छोटी करते हुए कहता है, पागल हो गई हो क्या? अगर मैं सबको ये बता दूं कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ये नाटक कर रहा हूं, तो कहीं से ये बात बाहर न चली जाए। वो छिपकली सबसे पहले दुनिया को ढिंढोरा पीट पीट कर बताएगी। इसलिए इस राज का राज रहना ही सही है। ये सब बस कुछ वक्त की बात है। तुम फिक्र मत करो, मुझे पता है चीजों को कैसे हैंडल करना है। बस समझ में ये नहीं आ रहा कि उस आफत को कैसे हैंडल करूंगा। आयशा मुस्कुरा उठती है। उसने साइन लैंग्वेज में कहा, अगर आप उसे इतना ही प्यार करते हैं तो फिर आप इतनी बड़ी बात उसे कैसे छुपाएंगे और कैसे अपने परिवार को इस सच के लिए मनाएंगे? अभी अभी आपने कहा था कि आपका पूरा परिवार उस लड़की के साथ खड़ा होगा। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि आप अपने परिवार के खिलाफ जाकर मेरी मदद कर रहे हैं? देखिए, मैं आपके मामले में और ज्यादा दखल नहीं देना चाहती। आप चाहें तो मुझे दिल्ली ले जाकर किसी होटल में छोड़ दे, मैं वहां से चीजें ठीक कर लूंगी। ज्यादा से ज्यादा 4 महीने की बात है। आतिश ठंडी सांस छोड़ता है, सर हिलाता है और कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे अपने परिवार से कहा है कि वो हमारी शादी की खबर मीडिया और न्यूज में सुने। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जितना मैं तुम्हारे दोनों चाचाओं के बारे में जानता हूं, वे कुछ न कुछ करके तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश जरूर करेंगे। मत भूलो, तुम्हारे दोनों चाचा चाची ही जेल में हैं। तुम्हारे चाचा का बेटा अभी भी बाहर है और मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। बात 4 महीने की नहीं है, बात तुम्हारी सिक्योरिटी की है। और तुम मेरे परिवार की फिक्र मत करो, मुझे पता है अपने परिवार को कैसे हैंडल करना है। और जहां तक बात रही इश्की की, तो वह सिर्फ मेरी प्रॉब्लम है और किसी की नहीं। आयशा मुस्कुराते हुए कहती है, इश्की, ये तो बहुत खूबसूरत नाम है उसका। नाम से ही लगता है कि वो आपसे सच में बहुत इश्क करती है। और आपकी बातों से तो ये भी लगता है कि आप भी उसे बहुत प्यार करते हैं। आतिश की आंखें छोटी हो गई। उसने तुरंत आयशा की तरफ देखते हुए कहा, मैं उससे कोई प्यार नहीं करता। वो छिपकली बस मेरे सर पर चढ़कर बैठी हुई है। बचपन से मेरा खून पी रही है, इसलिए अब आदत हो गई है उसकी। उसके अलावा किसी और को देखूं तो भी नहीं देख सकता, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया ना, तो जो अभी हुआ है मेरे साथ सपने में, वो लड़की असलियत में कर देगी। आयशा की मुस्कान और गहरी हो गई। उसे इतना तो लग गया था कि आतिश भी इश्की से प्यार करता है, बस उसे स्वीकार नहीं कर रहा। आयशा ने सोच लिया कि जैसे आतिश उसकी मदद कर रहा है, वैसे ही वो आतिश को इश्की से मिलवाने में मदद करेगी। 4 महीने बाद जब आयशा का काम पूरा हो जाएगा, उससे पहले ही वो आतिश और इश्की को एक कर देगी। ये उसकी तरफ से आतिश के लिए थैंक यू गिफ्ट होगा। फ्लैशबैक खत्म। आतिश ने अपने सारे परिवार को बता दिया था कि वो आयशा से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। आयशा उसे मुंबई में मिली थी और वहीं वो उससे प्यार करने लगा। ये सुनकर सारा परिवार बहुत परेशान हो गया, क्योंकि आयशा बोल नहीं सकती थी, तो परिवार को उस हमदर्दी का एहसास हुआ। लेकिन आतिश अचानक किसी लड़की को लाकर कहता है कि वो उससे प्यार करता है।
ये बात सब हजम नहीं कर पा रहे थे। रात का वक्त था। सब अपने अपने कमरे में थे। ऋषि और आराध्या भी अपने कमरे में थे। आराध्या परेशान होकर बेड पर बैठी थी। जब ऋषि उसके पास आते हुए कहते हैं, तुम इस बारे में क्यों सोच रही हो? देखो, तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। आराध्या ने तुरंत साइन लैंग्वेज में ऋषि से कहा, आपको मेरी तबीयत की परवाह है? यहाँ मेरे बेटे की जिंदगी बिगाड़ रही है। उसका क्या? ऋषि उसे देखता है। आराध्या और ज्यादा परेशानी में कहती है, बचपन से लेकर अब तक हमने इश्की को ही आतिश के लिए एक बेहतर लड़की समझा था, लेकिन अब आतिश आयशा को अपने साथ लेकर आया है और आयशा वो मेरी जैसी है। बस मैं ही जानती हूँ कि सारी जिंदगी आपके साथ इस कमी के साथ मैं कैसे इस सफर को निभाया है। मैं अपनी बेटे को ऐसी जिंदगी में नहीं देख सकती जहां उसे हर चीज को समझने के लिए संघर्ष करना पड़े। मैंने देखा था कि आपने शुरू में मेरी बातों को समझने में कितना समय लिया और चीजों को अपनाने में कितना समय लगा था। मैं आतिश को ऐसे नहीं देख सकती। लेकिन इससे पहले कि आराध्या कुछ कह पाती, ऋषि ने उसके हाथ पकड़कर उसकी साइन लैंग्वेज रोक दी और उसे देखकर कहा, मुझे आतिश का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ मेरी ये शादी कभी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी। और अगर 7 जन्मों तक मुझे तुम्हारे इसी कमी के साथ तुम्हें अपना जीवन साथी मानना पड़े तो मैं खुशी खुशी एक्सेप्ट करूंगा। शाम के समय प्रियंका और रणबीर दोनों अपना लगेज लेकर नंदा मेंशन के हॉल में खड़े थे। वे लोग वापस जा रहे थे। राजवीर सुबह ही निकल गया था क्योंकि उसे एक जरूरी काम था और वह इतने दिन रियासत से दूर भी नहीं रह सकता था, इसलिए वह जल्द ही रियासत के लिए निकल गया। हालांकि वह सब से मिलकर गया था, लेकिन क्योंकि आतिश वहां नहीं था, इसलिए उसने आतिश के लिए गुड बाय नोट छोड़ दिया था। अब रणबीर और प्रियंका जा रहे थे क्योंकि उन्हें भी महल वापस पहुंचना था। वहां का सारा काम रुका पड़ा था और प्रियंका के बिना तो वैसे भी कोई काम नहीं होता था। आराध्या ने बहुत सारा सामान पैक करवा दिया था और गाड़ी में रखवा रही थी। प्रियंका ने कहा, आराध्या, क्या यार, मैं जब भी आती हूँ तुम इतना सारा सामान दे देती हो कि महल पूरा भरा पड़ा है, रखने की जगह नहीं होती है। मुझे तो लगता है कि मायके से सामान ले जाने के लिए मुझे एक और महल खरीदना पड़ेगा। जब भी यहाँ आती हूँ इतना भर भर कर सामान दे देती हो कि मैं परेशान हो जाती हूँ। जरूरत से ज्यादा सामान ही दे देती है। लेकिन ऐसा सिर्फ आराध्या ही नहीं करती, बल्कि प्रियंका भी करती है, क्योंकि आराध्या भी तो मानपुर की बेटी है और जब वह अपने महल आती है तो प्रियंका उसे भी खाली हाथ नहीं भेजती। तभी उनके कानों में गाड़ी की आवाज आती है। प्रियंका हैरानी से बोली, ऋषि वापस आ गया क्या? आराध्या ने कंधे उचकाते हुए अपने हाथों के इशारे से कहा कि उसे पता नहीं, ऋषि एकदम से कहीं चला गया था और उसके बाद वह फोन भी नहीं उठा रहा, नहीं यह बताया कि वह कहाँ गया है। हो सकता है कि ऋषि ही वापस आया हो। लेकिन जब दरवाजा खुलता है तो आतिश अंदर आता है, पर वह अकेला नहीं था, उसके साथ आयशा थी। यह देखकर सब हैरान हो जाते हैं। रणबीर और प्रियंका हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं। आतिश आयशा को अपने साथ लाते हुए बोला, मामी, बुआ, आप लोग जा रहे हैं,
आराध्या भी एकदम हैरानी से आयशा को देखती रह जाती है। आतिश आयशा को लेकर घर के अंदर आता है और सबके पास ले आता है। प्रियंका ने हैरानी से आयशा को देखकर कहा, आतिश, यह आयशा यहाँ क्या कर रही है? तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो? आतिश ने तुरंत बोला, यह क्या सवाल हो गया मामी बुआ? मैंने कहा ना, मैं आयशा से शादी करने वाला हूँ, तो वह तो इसी घर में रहेगी ना। लेकिन तभी रणबीर एकदम से बोल पड़ा, हाँ, तुमने कहा था कि तुम इससे शादी करने वाले हो, लेकिन अभी शादी हुई ही नहीं है, और होगी भी या नहीं, इस बात की गारंटी नहीं है। तो तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आ गए? अगर इसे रखना ही है तो किसी होटल में रखो, और अगर इसके पास होटल के पैसे नहीं है तो इस शहर में मेरे बहुत से होटल हैं। आतिश ने हल्के से आयशा के कानों के पास झुकते हुए बहुत धीरे से कहा, मैंने तुमसे कहा था ना, मेरा फैमिली हमारा स्वागत फूलों से नहीं, जूतों से करेगी। आयशा चुपचाप वहां खड़ी थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया और न ही किसी की तरफ देखा। वैसे भी रणबीर और प्रियंका की आंखें देखकर तो वह वैसे ही डर गई थी। लेकिन आतिश ने तुरंत कहा, आप लोग ऐसा कैसे कह सकते हैं? ठीक है, अभी मेरी इसके साथ शादी नहीं हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो यह मेरी मेहमान है। आप मेरे सामने मेरी गेस्ट की ऐसी इंसल्ट नहीं कर सकते। जहां तक बात रही आयशा के होटल में रहने की, तो मैं उसे इस अनजान शहर में अकेला नहीं छोड़ सकता था। और अगर सबको इतनी ही फिक्र है कि आयशा इस घर में कहाँ रहेगी, तो बता दीजिए, मैं इसे अपने कमरे में रख लेता हूँ। वैसे भी बाद में तो यह मेरे ही कमरे में आएगी। पहले तुम्हारा तो कंफर्म हो जाए, उसके बाद किसी और को रखने की सोचना। यह आवाज दरवाजे से आ रही थी। जैसे ही सबने दरवाजे की तरफ देखा, वहां ऋषि खड़ा था। आयशा तुरंत आतिश के पीछे छुप जाती है और आतिश घूरकर ऋषि को देखने लगता है। आज सुबह डाइनिंग टेबल पर जब उसने आतिश का ब्रेसलेट उसे वापस किया था, तो आतिश बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया था, क्योंकि यह ब्रेसलेट कल रात इश्की के पास छूट गया था और अब यह ऋषि के पास है। मतलब ऋषि को शायद इस बारे में शक हो गया हो। लेकिन आतिश ऐसे ही हार मानने वाला नहीं था, इसलिए उसने प्लान बी पर फोकस किया, जो था आयशा को सबके सामने लाना और सबको यह साबित करना कि वह आयशा से प्यार करता है और उससे शादी करेगा। ऋषि अंदर आते हुए सबके पास आता है और मुस्कुराते हुए सबको देखता है। फिर उसने रणबीर और प्रियंका के बैग को देखकर कहा, तुम दोनों अभी कहीं नहीं जा रहे हो, अपना सामान कमरे में वापस रखो। प्रियंका हैरान हो गई और उसने एकदम से कहा, ऋषि, यह क्या कह रहे हो? हमारा यहाँ रुकने का क्या मतलब है? वापस तो जाना ही होगा ना। अब यहाँ पर किस लिए रुकेंगे? अब यह मत कहना कि आतिश और आयशा की शादी के लिए रुकेंगे। जब शादी होगी बता देना, होगी तब ना, ऋषि एकदम से बोला। सब उसे बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगते हैं। सबके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। ऋषि ने तुरंत हंसते हुए कहा, अरे, मेरा मतलब है कि अभी तो हो नहीं रही है, तो उनकी शादी की फिक्र अभी क्यों करना है? उनकी मर्जी है, जब करनी होगी कर लेंगे। वैसे भी कुछ करने से पहले हमसे पूछा थोड़ी ना था, जो शादी करने से पहले पूछेंगे। पर मैं तुम दोनों को फिर भी यहाँ से जाने नहीं दूंगा, क्योंकि आतिश और आयशा की ना सही, लेकिन इस घर में एक और शादी होगी और मैं चाहता हूँ कि
उस शादी में मेरा पूरा परिवार शामिल रहे। सब बहुत हैरान होते हैं। आराध्या भी हैरान होती है। ऋषि आज सुबह से कुछ अजीब हरकतें कर रहा था। ऋषि ने आतिश की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, क्यों आतिश, तुम्हें तो कोई परेशानी नहीं है ना? आतिश भी बहुत हैरान हो रहा था, लेकिन फिर उसने मुंह फेरते हुए कहा, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी मिस्टर नंदा? आपका घर है, आपकी मर्जी है। आप चाहे किसी की भी शादी करवाइए, बस इन सबसे आयशा को दूर रखिएगा। आयशा इस घर में मेरी मेहमान है, ऋषि हंसते हुए बोला। अरे बिल्कुल, आयशा के इस घर में रहने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यह तुम्हारी ही नहीं, बल्कि हमारी भी मेहमान है। इस घर में सब उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। आराध्या, आयशा के लिए गेस्ट रूम तैयार करो और सभी सर्वोट से कहना कि इसकी बहुत अच्छे तरीके से खातिरदारी करें। और आयशा, बेटा, इसे अपना ही घर समझना, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता देना। आयशा ने हल्की सी मुस्कान के साथ हाँ में सिर हिलाया। उसके बाद प्रियंका ने ऋषि को देखते हुए कहा, ऋषि, यह सब तो ठीक है, लेकिन तुम किसकी शादी की बात कर रहे हो और इस घर में किसकी शादी है? ऋषि मुस्कुराते हुए बोला, पिंकू, जब आतिश इस घर में एक मेहमान ला सकता है, तो मैं क्यों नहीं? वैसे तो हम उसे परमानेंट लाने की सोच रहे थे, लेकिन अब मौका नहीं मिल रहा, तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, बेटी बनकर ही उसे विदा कर देंगे। सबकी आंखों में हैरानी थी। ऋषि ने एकदम से दरवाजे की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अंदर आ जाओ बेटी, अब से यही तुम्हारा घर है। और सबने एक साथ गेट की तरफ देखा। सबकी आंखें हैरानी से फैल गईं और मुंह इतने बड़े खुल गए कि दो लड्डू एक साथ समा जाएं। लेकिन जो सबसे ज्यादा हैरान हुआ था, वह था आतिश, जिसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे, क्योंकि दरवाजे पर इश्की खड़ी थी। उसके एक हाथ में झोला था और दूसरे में एक गुड़िया। वह दरवाजे पर ऐसे खड़ी थी जैसे कि उसका स्वागत करने के लिए आराध्या आरती की थाल लेकर खड़ी होगी। इश्की को देखकर आराध्या के चेहरे पर एक खुशी आ जाती है। वह जल्दी से आगे बढ़ती है और तुरंत इश्की के मासूम चेहरे को देखती है। आराध्या को अपने सामने देखकर इश्की के चेहरे की चमक एकदम से लौट आती है और उसके चेहरे पर एक खुशनुमा मुस्कान आ जाती है। वह एक कदम आगे बढ़ती है और झुककर आराध्या के पैर छूती है, लेकिन आराध्या ने उसे बीच में ही रोक लिया और उसका हाथ पकड़कर उसके माथे को चूम लिया। आयशा यह सब अपनी आंखों से देख रही थी और एकदम से उसने आतिश की तरफ देखा, जिसका चेहरा सख्त हो चुका था। आराध्या इश्की को अंदर लेकर आती है। इश्की ने जब आतिश और आयशा को एक साथ देखा तो उसके चेहरे पर निराशा की लकीर आ गई। उसने तुरंत मुंह बनाते हुए ऋषि की तरफ देखा। ऋषि ने उसे आंखों से शांत रहने का इशारा किया और मुस्कुराते हुए सबको देखकर कहा, हाँ तो प्रियंका, रणबीर और इस घर में जो बाकी लोग हैं, उनके लिए एक जानकारी है, इश्की को मैंने अपनी बेटी माना है और वह बचपन से ही हमारे लिए बहुत खास है। तो अब हमने सोचा है कि हम इश्की की शादी इसी घर से करेंगे और मैं इश्की के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता देख चुका हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सब लोग इस शादी में शामिल हों। प्रियंका एकदम से बोली, इश्की की शादी? लेकिन किसके साथ? इस सवाल का जवाब तो आतिश को भी जानना था। ऋषि मुस्कुराते हुए बोला, प्रियंका मेरे बिजनेस पार्टनर हैं।
ना, मिस्टर रविंद्र जायसवाल। उनका बेटा है अर्जुन जायसवाल। आतिश गुस्से में अपने कमरे में यहाँ से वहाँ चक्कर काट रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी वह बम की तरह फट पड़ेगा। आयशा सोफे पर बैठी हुई थी और मजे से अंगूर खाते हुए वह आतिश को इधर-उधर चक्कर काटते हुए देख रही थी। जब उसके सर में चक्कर आने लगा, तब कहीं जाकर उसने टेबल पर हाथ मारा और आतिश का ध्यान अपनी तरफ खींचा। आतिश ने उसे घूर कर देखा तो आयशा ने अपने हाथों के एक्सप्रेशन से इशारा किया और पूछा, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो और यहाँ से वहाँ चक्कर क्यों काट रहे हो? तुम्हें देखकर मेरा सर चकरा रहा है। आतिश ने गुस्से में उसकी तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, तुम मुझसे ये सवाल पूछ भी कैसे सकती हो कि मैं इतना परेशान क्यों हूँ? अरे, परेशानी तो मेरे घर पर आकर बैठ गई है। आयशा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने अपने हाथों के इशारे से अगला सवाल किया, तुम इश्की की वजह से इतना परेशान हो? आतिश और ज्यादा गुस्से में उसके पास आता है और कहता है, पागल हो गई हो क्या? मैं क्यों उसकी वजह से परेशान रहूंगा? वह कौन सी मेरी रिश्तेदार लगती है जो उसकी परेशानी अपने सर ले लूं? मैं उसकी वजह से परेशान नहीं हूं, बस मेरा मन कर रहा है ऐसे गुस्से में चिल्लाने का। आयशा ने कुछ सोचकर अगले इशारे से कहा, अरे, तो इसमें प्रॉब्लम वाली क्या बात है? देखो, वैसे भी इश्की बस कुछ ही दिनों के लिए घर पर है, उसके बाद वह यहाँ से चली जाएगी। ऋषि अंकल ने कहा तो है ना कि वह उसकी शादी करवा रहे हैं। एक बार उसकी शादी हो जाएगी तो वह यहाँ से चली जाएगी और तुम्हारी सारी प्रॉब्लम खत्म। पर अगले ही पल आतिश ने फ्रूट बास्केट से चाकू उठा लिया और एकदम से आयशा की तरफ कर दिया। आयशा ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए और अपना चेहरा पीछे कर लिया, क्योंकि चाकू उसके बिल्कुल नाक के सामने आ गया था। वह घबराई हुई नजरों से आतिश को देख रही थी। आतिश ने गुस्से में उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आज बोल दिया है, आज के बाद ये बोलने की हिम्मत मत करना। मिस्टर नंदा को मैं कुछ कह नहीं सकता हूं क्योंकि उनके और मेरे बीच में मां खड़ी है। और जहां तक बात रही उस छिपकली की, तो वह नंदा मेंशन की दीवार पर ही चिपकी रहेगी। इश्की का कमरा, यह वही कमरा है जो ऋषि और आराध्या ने उसे इस घर में रहने के लिए दिया था, और यह कमरा ऋषि और आराध्या के कमरे से 2 कमरे दूर और आतिश के कमरे से बिल्कुल सटा हुआ है। इस वक्त इश्की अपने कमरे में इधर-उधर टेंशन में टहल रही थी। जब से वह इस घर में आई है, तब से ही अपने अंदर की होनहार एक्टर को उसने बाहर निकाल कर रखा हुआ था, जो सबके सामने नॉर्मल रहने की कोशिश कर रही थी। पर उसे ही पता है कि आतिश के सामने उसने खुद को कैसे कंट्रोल किया था, वरना मन तो उसका खूब कर रहा था आतिश के कंधे पर चढ़कर उसके बाल नोच दे। जब उसने आतिश और आयशा को एक साथ देखा था, तो उसके अंदर से पुराने पीपल की चुड़ैल जाग गई थी जो आतिश के सर पर चढ़कर तांडव करने के लिए मचल रही थी। वह तो आराध्या और ऋषि की वजह से इस वक्त खामोश थी, वरना उसका तो मन कर रहा था कि अभी के अभी इस इंसान को ऐसा सबक सिखाएं कि आयशा तो छोड़ो, किसी और से भी शादी करने का ख्याल इसके दिमाग में ना आए। तभी दरवाजा खुलता है। इश्की की तो जैसे सांस ही रुक गई। उसे लगा आतिश आया होगा, और अगर आतिश होता तो अभी के अभी इश्की उसके सामने भांगड़ा करती। लेकिन जब दरवाजा खुला तो
सामने प्रियंका थी, जिसके हाथों में कुछ बैग थे। प्रियंका मुस्कुराते हुए अंदर आती है और सारे बैग सोफे पर रखती है। उसने इश्की को देखते हुए कहा, इश्की बेटा, ये सारे कपड़े तुम्हारे लिए हैं। वह क्या है ना, शादी से पहले बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तो ऐसे में दुल्हन को खूबसूरत दिखना चाहिए। और ये सारे कपड़े हमने स्पेशल तुम्हारे लिए हमारी रियासत से मंगवाए हैं। मानपुर के स्पेशल कारीगरों ने अपने हाथों से ये सारी साड़ियां और लहंगे डिजाइन किए हैं। तुम इनमें बहुत खूबसूरत लगोगी, एक प्यारी सी राजकुमारी की तरह। प्रियंका ने यह सब कहा तो उसने देखा कि इश्की के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। हालांकि उसका चेहरा थोड़ा लटका हुआ था। प्रियंका ने हैरानी से इश्की के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ इश्की, तुम इतनी परेशान क्यों हो? देखो, ऋषि ने तुम्हारे लिए जो फैसला लिया है वह सही ही होगा। मेरा ऋषि कभी कोई गलत फैसला नहीं लेता है। वह हमेशा सोच समझकर और कुछ प्लानिंग के साथ ही काम को शुरू करना है। इश्की ने मासूमियत से प्रियंका को देखा और हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, रानी साहिबा, मैं जानती हूँ कि पापा जी कभी कोई गलत फैसला नहीं लेते हैं और वह हमेशा सही होते हैं। इसीलिए तो मैंने उनके कहे अनुसार शादी के लिए हाँ कही है, वह भी पता नहीं किसके साथ। अगर वह लोग चाहते हैं कि मेरी शादी उनके पसंद के लड़के से हो जाए, तो मैं शादी करने को तैयार हूँ। लेकिन इस घर से शादी करने से बेहतर है कि मेरा जनाजा निकल जाए। पता नहीं पापा जी को मेरी शादी यहीं से क्यों करवानी थी। मिस्टर फायरक्रैकर के सामने शादी छोड़ो, मैं तो बर्थडे भी नहीं मना पाऊंगी। उसकी बात सुनकर प्रियंका हंस दी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, सारी टेंशन छोड़ दो। एक दिन भगवान सब ठीक कर देगा। इश्की की आंखें एकदम से बड़ी हो गईं और उसका निचला होंठ बत्तख की तरह बाहर आ गया। उसने ऊपर अपनी मटकनी हुई आंखों से देखा और अपने दोनों हाथ बेबी के स्टाइल में ऊपर उठाते हुए कहा, भगवान सब ठीक करेगा कैसे? रानी साहिबा, जितना मैंने अपनी लाइफ का रायता फैलाया हुआ है ना, मुझे भगवान के हाथों भी मुश्किल लग रहा है। मुझे तो पुनर्जन्म ही लेना पड़ेगा। प्रियंका और तेज हंसने लगी। वह जाने के लिए मुड़ी ही थी कि उसने अपने सर पर हाथ मारा और कहा, देखो, तुम्हारी बातों में लगकर मैं जिस काम के लिए आई थी वही कहना भूल गई। इसके बाद प्रियंका ने एक पैकेट उठाया और इश्की की तरफ देखते हुए कहा, यह लो, तुम इसे लेकर जल्दी से तैयार हो जाओ। तुम्हारे ससुराल वाले आने वाले हैं। ऋषि ने कहा है कि तुम्हारी और अर्जुन की सगाई आज ही होगी। ऋषि और आराध्या के कमरे में ऋषि तैयार हो रहा था। आराध्या उसकी कोट लाती है और उसे पहनाती है। ऋषि ने दोनों हाथ कोट की बाजू में डाले। आराध्या ने उसके कोट के बटन लगाए और सामने की तरफ जेब में एक लाल रुमाल डालते हुए ऋषि की आंखों में देखा। ऋषि के चेहरे पर एक मुस्कान थी। उसने आराध्या की आंखों में देखते हुए कहा, क्या हुआ? कुछ पूछना है तो पूछ लो ना। जब तक नहीं पूछोगी, तुम्हारे पेट में दर्द बना रहेगा। आराध्या ने मुंह बनाया और उसके बाद अपने हाथों के इशारे से पूछ ही लिया, यह क्या है? क्या करने की कोशिश कर रहे हैं आप? और क्यों कर रहे हैं यह सब? आप जानते हैं, आप चीजों को और ज्यादा मुश्किल कर रहे हैं। ऋषि ने मुस्कुराते हुए आराध्या को देखकर कहा, जानता
हूँ कि मैं चीज मुश्किल कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी खुशियां पाने के लिए मुश्किल रास्तों पर जाना ही सही रहता है। आराध्या ने तुरंत हाथों के इशारे से कहा, लेकिन इससे इश्की को ही सबसे ज्यादा परेशानी होगी। आप जानते हैं ना, वह बहुत मासूम है और बहुत भोली है। उसे दुनियादारी की बिल्कुल समझ नहीं है। वह तो वही करेगी जो हम उसे करने के लिए कहेंगे। लेकिन इन सब में आप इश्की और आतिश को कहीं हर्ट मत कर दीजिएगा। ऋषि ने तुरंत आराध्या का हाथ थामते हुए उसकी आंखों में देखकर कहा, मिसेज नंदा, जैसे आज तक मुझ पर भरोसा किया है वैसे ही यह भरोसा कायम रखो। मैं वादा करता हूँ, मैं जो कर रहा हूँ उसमें हमारे बच्चों की भलाई है। आराध्या कुछ और कहना चाहती थी, पर तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। ऋषि ने जब अंदर आने के लिए कहा तो एक सर्वेंट अंदर आया और उसने ऋषि से कहा, सर, बाहर लड़के वाले आ गए हैं। रविंद्र जायसवाल और अर्जुन जायसवाल इस वक्त नंदा मेंशन के हॉल में लगे बड़े से सोफे पर बैठे हुए थे। उनके सामने सर्वेंट चाय और कॉफी पहले से ही लाकर रख चुका था। वो दोनों पूरी तैयारी के साथ आए थे क्योंकि ऋषि ने पहले ही उन्हें बता दिया था कि वो किसी भी चीज के लिए देर नहीं करेंगे। और रविंद्र जायसवाल ऋषि के साथ पहले से ही अपने बिजनेस के लिए हमेशा चर्चा में रहे हैं। उन दोनों का काम हमेशा से एक जैसा रहा है और दोनों एक दूसरे की काफी इज्जत भी करते हैं। रविंद्र जी ने सालों पहले इस कंपनी की नींव रखी थी, जिसे आज उनका बेटा अर्जुन संभाल रहा है। अर्जुन ने अभी अभी विलायत से पढ़ाई की है और अब वो अपने पिता की कंपनी देख रहा है। उसका पास्ट रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर है। उसकी लाइफ में कोई भी लड़की नहीं आई है। अर्जुन ने हमेशा ही एक सीधी और सिंपल लड़की से शादी करना चाहा है, जिसके ज्यादा नखरे न हों। सर्वेंट जाकर उनके सामने जूस का ग्लास रखता है तो अर्जुन ने मुस्कुराते हुए उसे सर हिलाकर धन्यवाद दिया। अर्जुन की पर्सनैलिटी बहुत ही सिंपल और डैशिंग है। उसे दाढ़ी रखना पसंद नहीं, लेकिन अगर रखे तो काफी हैंडसम लगेगा। अर्जुन ने जूस का ग्लास उठाया और इधर-उधर देखते हुए उसने रविंद्र जी के कानों में कहा, मतलब जहां तक आपने मुझे बताया था उनकी बेटी मिसिंग है, तो फिर वो अपनी कौन सी बेटी की शादी मुझसे करवाना चाहते हैं? रविंद्र जी ने अर्जुन की तरफ देखकर मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, ये तो मुझे पता नहीं है कि मिस्टर नंदा ने अपनी कौन सी बेटी का रिश्ता तुम्हारे लिए रखा है, लेकिन रिश्ता उनकी तरफ से सामने से आया है, इसलिए मैंने उन्हें मना नहीं किया। वैसे भी हमें अपने घर के लिए बहुत ही सिंपल लड़की चाहिए। और जहां तक बात मिस्टर नंदा की रही, तो हमें उन पर पूरा भरोसा है। वो कभी भी किसी गलत लड़की के लिए रिश्ता नहीं लेनेगे। तुम्हारी माँ की गुजरने बाद उसे घर में कोई नहीं है जो घर को संभाल सके। इसीलिए जब ऋषि जी ने सामने से रिश्ते की बात की तो मैंने मना नहीं किया। वैसे भी सब कुछ तो है हमारे पास, बस तुम्हें अपनी आंखों के सामने सेटल होता देखना चाहता हूँ। उसके बाद हिमालय जाकर संन्यास ले लूंगा। बच्चों की शादी हो जाए, उसके बाद दोनों साथ में चलकर संन्यास लेंगे, मिस्टर जायसवाल। रविंद्र जी और अर्जुन ने एक साथ सामने की ओर देखा, जहां ऋषि और आराध्या उनकी तरफ आ रहे थे। उन्हें देखकर दोनों जल्दी से खड़े हो गए। ऋषि और आराध्या उनके पास आते हैं। आराध्या ने अपने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें नमस्ते का इशारा किया।
उन्हें पहले से ही पता था कि मिस्टर नंदा की वाइफ बोल नहीं सकती हैं, इसलिए उन दोनों ने आराध्या के नमस्ते का जवाब मुस्कुराकर नमस्ते में ही दिया। ऋषि उन दोनों से हाथ मिलाते हैं और अर्जुन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, कैसे हो अर्जुन? मैं ठीक हूँ ऋषि अंकल। आप लोग कैसे हैं? ऋषि ने भी सर हिलाया। सब लोग बैठ जाते हैं और बिजनेस के बारे में कुछ बातें करने लगते हैं। तभी अचानक ऋषि आराध्या को देखते हुए कहते हैं, आराध्या, जाओ बच्ची को लेकर आओ। अरे भाई, अर्जुन और रविंद्र भाई साहब यहाँ चाय नाश्ता करने थोड़ी ना आए हैं, वो तो इश्की से मिलने आए हैं ना। आराध्या मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाती है और उठकर इश्की के कमरे की तरफ चल देती है। तभी सीढ़ियों के पास उसे आयशा मिल जाती है। आयशा एक नजर आराध्या के पीछे देखती है और इशारे में पूछती है, आंटी जी, मेहमान आ गए क्या? आराध्या ने हाँ में सर हिलाया तो आयशा इशारे में आगे बोली, आंटी जी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या इश्की को मैं लेकर आऊं? आराध्या कुछ सोचती है और फिर आयशा को इजाजत दे देती है। आयशा मुस्कुराकर सर हिलाती है और इश्की के कमरे की तरफ चली जाती है। क्योंकि आयशा और आराध्या दोनों की एक ही सिचुएशन थी, इसलिए दोनों को साइन लैंग्वेज आती थी। रविंद्र जी ने ऋषि को देखते हुए कहा, मिस्टर नंदा, जहां तक मुझे पता है आपकी एक ही बेटी थी जो शायद बचपन में ही खो गई है। तो ये कौन सी बेटी है जिसके लिए आपने अर्जुन की बात कही? जहां तक हमें पता है आपकी तो कोई दूसरी बेटी है ही नहीं। ऋषि ने सर हिलाया और कहा, जी मिस्टर जायसवाल, आप सही कह रहे हैं, मेरी कोई दूसरी बेटी नहीं है, एक ही बेटी है और उसकी तलाश जारी है, वो भी हमें जल्दी मिल जाएगी। लेकिन ये जो लड़की है, ये मेरी बेटी से बढ़कर है, या यूं कहें कि हमारी सूनी जिंदगी में इसी ने बेटी की कमी पूरी की है। इसका नाम इश्की है। ये हमारे अनाथ आश्रम की एक लड़की है, बचपन से ही आश्रम में रही है, लेकिन हमारे लिए बहुत खास है। वैसे रविंद्र जी, मैं पूछना चाहता था, आपको इश्की के अनाथ होने से कोई परेशानी तो नहीं है न? रविंद्र जी हंसते हुए बोले, अरे नंद साहब, ये आप क्या बोल रहे हैं? ये भी कोई बुरा मानने वाली बात है। हमें क्या परेशानी होगी? अच्छी बात है। लड़की बार बार मायके फोन करके शिकायत नहीं करेगी। रविंद्र जी के मजाक से ऋषि और अर्जुन दोनों के चेहरे पर हंसी आ जाती है। उधर इश्की के कमरे में इश्की इस वक्त तैयार होकर बैठी हुई थी, लेकिन उसके मन में बहुत घबराहट हो रही थी। ऐसा उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके लिए लड़के वाले आएंगे और उसे उनके सामने जाकर एक सभ्य और संस्कारी लड़की की तरह बात करनी होगी। उसने तो हमेशा से ही नंदा हाउस को अपना ससुराल और ऋषि व आराध्या को अपने सास-ससुर के रूप में ही माना था। पर उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी में ये दिन भी आएगा। अब वो हद से ज्यादा घबरा रही थी, या यूं कहें कि उसकी घबराहट उसके हाथों की कंपी और उंगलियों से साफ दिख रही थी। तभी अचानक दरवाजा खुलता है। इश्की हैरान हो जाती है, अब कौन आ गया? दरवाजे पर आयशा खड़ी थी। आयशा को सामने देखकर इश्की हैरानी से उसे देखती रह जाती है। आयशा मुस्कुराते हुए उसके सामने आती है और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। इश्की ने एक नज़र आयशा को देखा और फिर उसके हाथ को देखा। 2 मिनट
तक तो इश्की उसे देखती रही, लेकिन उसने हाथ नहीं मिलाया। आखिरकार आयशा ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और साइन लैंग्वेज में उसे बताया, बाहर लड़के वाले आ गए हैं, आंटी जी बुला रही हैं। इतना कहकर आयशा जाने के लिए मुड़ ही रही थी कि इश्की ने उसे आवाज दी, सुनो। आयशा आयशा एकदम से रुक गई और हैरानी से इश्की को देखने लगी। इश्की उसके सामने आती है और अपने दोनों हाथ बांधकर कहती है, तुम दिखने में तो अच्छी हो, लेकिन मिस्टर फायरक्रैकर को सूरत में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर वो सच में तुमसे प्यार करते हैं तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर कोई क्वालिटी है। मैं तुमसे बस इतना कहना चाहूंगी कि उनका ख्याल रखना। और हाँ, उन्हें गुस्सा थोड़ा जल्दी आता है, तो तुम थोड़ा शांत रहना। अर्जुन अपने पिता के साथ बैठा था और आराध्या और ऋषि सामने की तरफ बैठे हुए थे। अभी तक तो वे लोग सिर्फ बिजनेस की ही इधर-उधर की बातें कर रहे थे। वैसे अर्जुन की नजर रह रहकर सीढ़ियों की तरफ जा रही थी। और अर्जुन, बेटा, फ्यूचर के बारे में क्या प्लान है? जैसे ही ऋषि ने ये कहा, वैसे ही अर्जुन एकदम से उन्हें देखने लगा और उसने कहा, जी अंकल, बस अभी अभी पापा का बिजनेस ज्वाइन किया है। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि बहुत जल्दी अपना भी एक स्टार्टअप शुरू करूँ, लेकिन कोई सही गाइडेंस नहीं मिल रही है। रविंद्र जी हंसते हुए कहते हैं, अरे तुम्हें सही गाइडेंस की क्या जरूरत है? बिजनेस के मास्टरमाइंड तुम्हारे सामने बैठे हैं, पूछ लो इनसे जो पूछना है। अर्जुन हंसने लगता है। ऋषि भी हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ बेटा, मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ। तुम जब भी अपना बिजनेस शुरू करना चाहोगे, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें किसी से कुछ सीखने की जरूरत है। तुम तो अपने आप में ही इतने काबिल हो कि हमें तुमसे कुछ सीखना चाहिए। इस बात पर उसके कानों में आवाज आती है, पापा जी, चाय कहाँ रखनी है? अर्जुन ने एकदम से चेहरा उठाकर देखा तो सामने इश्की खड़ी थी। इश्की ने सूट सलवार पहन रखा था और उसके हाथों में चाय थी, लेकिन उसकी नजरें नीचे झुकी हुई थी। इश्की को देखकर ऋषि जल्दी से बोला, अरे इश्की बेटा, तुम आ गई? हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आराध्या जल्दी इश्की के पास आते हुए उसके हाथों से ट्रे लेती है और उसे नीचे रखती है। और ऋषि ने इशारा करते हुए कहा, मिस्टर जायसवाल, इनसे मिलो, ये हमारी होने वाली बहू है। अर्जुन और रविंद्र जी एक साथ ऋषि की तरफ देखने लगते हैं और रविंद्र जी बोले, क्या ये आपकी होने वाली बहू है? तो आप इसका रिश्ता अर्जुन के साथ क्यों करवा रहे हैं? ऋषि ने तुरंत उन्हें देखा और एकदम हंसते हुए कहता है, अरे क्या कह रहे हैं रविंद्र जी? ये नहीं, ये तो इश्की है। आपकी होने वाली बहू वो है जो इसके पीछे खड़ी है। आयशा वही है हमारी होने वाली बहू। तभी इश्की के पीछे से आयशा निकल कर आती है और सबको देखकर मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते का इशारा करती है। अब जाकर अर्जुन और रविंद्र जी को थोड़ी तसल्ली हुई। रविंद्र जी हंसते हुए कहते हैं, अच्छा तो ऐसी बात है। हमें लगा आप इसे कह रहे हैं ये आपकी होने वाली बहू है। हम तो एक पल के लिए घबरा गए थे। ऋषि ने भी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। आराध्या उन दोनों को सामने बैठने का इशारा करती है। आयशा और इश्की दोनों बैठ जाती हैं। अर्जुन की नजर इश्की के ऊपर थी, लेकिन इश्की की नजरें जमीन पर ही गड़ी हुई थी।
आयशा ने एक नज़र अर्जुन को देखा और उसके बाद वो आराध्या को देखने लगती है। अर्जुन इश्की को देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन इश्की ने एक नज़र अर्जुन को देखा तक नहीं। रविंद्र जी ने कहा, वैसे नंदा साहब, आपने बताया नहीं कुछ अपनी बहू के बारे में। ऋषि बोला, इसमें बताने वाली क्या बात है? दरअसल मेरा बेटा और आयशा ने एक दूसरे को पसंद किया है और बच्चों की मर्जी है, हम क्या कर सकते हैं। वैसे आप इसके आगे कुछ सवाल करें, मैं आपको बता देता हूं मिस्टर जायसवाल, आयशा भी मेरी वाइफ की तरह बोल नहीं सकती है। अर्जुन और श्रीमती जायसवाल ये सुनकर थोड़ा शॉक हो जाते हैं, लेकिन फिर उन्होंने इश्की को देखा। अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, वैसे ये तो बोल सकती है ना, बच्चा जब पैदा होता है तो रोता हुआ पैदा होता है। लेकिन कुछ लोग चुप होना भूल गए हैं, ये भी उनमें से ही एक है। यह जो बोलने पर आती है तो इसका म्यूट बटन काम नहीं करता है। इस दमदार आवाज के साथ ही सबका ध्यान एक साथ सीढ़ियों की तरफ जाता है, जहां से आतिश उतरता हुआ आ रहा था। उसने वाइट शर्ट और ब्लैक ट्राउजर पहन रखे थे और दोनों हाथ उसकी जेब में थे। चेहरे पर एक एटीट्यूड और आंखों में गुस्सा। आतिश को वहां देखकर सब हैरान हो गए थे, लेकिन इश्की की तो जैसे होश उड़ गए थे। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आतिश को देख रही थी और उसकी पलकें तक नहीं झपक रही थी। आयशा ने भी आतिश को देखा, लेकिन फिर उसकी नज़र इश्की के ऊपर जाती है, जिसके चेहरे का रंग उड़ गया था। वहीं ऋषि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। एटीट्यूड के साथ आतिश अर्जुन के सामने आता है और अर्जुन को देखकर अपना हाथ आगे करते हुए कहता है, कैसे हो अर्जुन? बहुत दिनों बाद मिले हो। अर्जुन मुस्कुराते हुए खड़ा होता है और उसने आतिश के साथ हाथ मिलाया और साइड हग देते हुए कहा, मैं ठीक हूं आतिश। सच में हमें मिले हुए काफी समय हो गया, ऋषि ने अनजान बनते हुए कहा। अच्छा, तो तुम दोनों जानते हो एक दूसरे को, दोस्त हो क्या? लेकिन अर्जुन तुरंत बोला, नहीं, हम लोग वैसे तो दोस्त नहीं हैं ऋषि अंकल, बस कॉलेज में एक साथ एमबीए क्लासेस में साथ बैठा करते थे, इसलिए वहां से थोड़ी बहुत जान पहचान हो गई। उसके बाद अर्जुन ने आतिश को देखते हुए कहा, वैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारा लास्ट फैशन शो बहुत चर्चा में रहा है। मैंने इंस्टाग्राम पर उसके कई वीडियो देखे हैं। बहुत अच्छा काम किया है तुमने। आतिश ने हल्की तिरछी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और उसके बाद उसने एक नज़र इश्की को देखा, जिसकी तिरछी निगाहें आतिश के ऊपर ही थी। लेकिन जैसे ही आतिश ने उसकी तरफ चेहरा किया, इश्की ने तुरंत अपनी नजरें दोबारा जमीन में गड़ा ली।